अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है, जिसकी किस्त नंबर 176 जब यूट्यूब पर मदाहों के देखने के लिए अवेलेबल हुई तो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर इसके 4.6 मिलियन व्यूज आ चुके थे और ये वीडियो तुर्की के यूट्यूब ट्रेंड्स में टॉप पर थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, बदकिस्मती की बात यह है कि इस हफ्ते की किस्त यानी कि किस्त नंबर 176 तुर्की के मद्दाहों की वो तवज्जो हासिल नहीं कर सकी जो उसको यूट्यूब पर मिली और इस किस्त की रेटिंग पिछले हफ्ते की किस्त नंबर 175 से काफी कम रही, यानी कि ये गिरकर 6.33 तक आ गई। और ओरहान गाजी के वो सीन्स जो कि शायद दिरुल शार्तरुल से इंस्पायर होकर महमद बोजदैग ने लिखे थे, वो भी मद्दाहों की तवज्जो अपनी तरफ करने में नाकाम रहे। और वैसे भी सीजन 5 से कुरैश उस्मान में ये देखा जा रहा है कि महमद बोजदैग की कोशिश है कि ओरहान गाजी के किरदार को इस तरह नाजरीन के सामने पेश किया जाए कि ऐसा लगे कि उनमें और अर्तुगरुल गाजी में काफी सिमिलैरिटीज हैं। और शायद इसी वजह से दिरुल शार्तरुल का वो सीन जो कि अर्तुगरुल गाजी और मंगोलों के दरमियान फिल्माया गया था और शायद ये सीजन 2 में था, तो इसी से मिलता जुलता सीन ओरहान गाजी पर मंगोलों के हवाले से फिल्माया गया। यहाँ मैं आप लोगों की राय जरूर लेना चाहूंगी कि आप लोगों का इस सीन के बारे में क्या ख्याल है। और नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 170 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये ट्रेलर इस ड्रामे के मद्दाहों के लिए काफी परेशान कुन है। इसके अलावा दूसरी परेशानी की खबर उनके लिए एक ये भी है और इसकी नई किस्त इस हफ्ते तो रिलीज नहीं होगी, तो अब इस ड्रामे की नई किस्त यानी किस्त नंबर 170 मद्दाहों को देखने के लिए कितने हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा, ये आज की वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा मेरी आज की वीडियो का मौजू किस्त नंबर 170 का ट्रेलर नहीं है और इस ट्रेलर का डिटेल्ड रिव्यू मैं चंद दिनों में आप लोगों के सामने पेश करूंगी। लेकिन ये ट्रेलर देखते हुए मैंने कुछ बहुत अहम चीजें महसूस की हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें आपके सामने रखा जाए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुरैश उस्मान की मुसलसल गिरती रेटिंग वाली सिचुएशन एक ऐसे वक्त में पैदा हो रही है जब सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के राइटर की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि सुल्तान फातेह सीरीज के हकूक स्पेन और इटली में भी खरीद लिए गए हैं और ये ड्रामा अब पाकिस्तान के बाद वहाँ भी ऑन एयर होगा। ये सीरीज मजीद कामयाबियों की तरफ कदम बढ़ा रही है और पाकिस्तान के बाद अब दूसरे ममालिक भी इस ड्रामे में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब यहाँ ज़हन में खुद ब खुद ये सवाल पैदा होता है कि आखिर कुरैश उस्मान में ऐसी क्या खामी है या ऐसी क्या कमियां हैं जिनकी वजह से इस ड्रामे की रेटिंग स्टेबल ही नहीं हो पा रही। तो नाज़रीन इकराम, मेरे जहन में यहाँ कुछ चंद वजूहात हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले तो होलोफिरा और गोंजा का सिनेरियो शामिल है और जब ये सिनेरियो हमारे सामने पेश किया गया तो ऐसा महसूस होता था कि राइटर्स ने ड्रामे के 2 घंटे का टाइम पूरा करने के लिए गोंजा और होलोफिरा के सीन्स शामिल किए हुए हैं। लेकिन चूंकि अब किस्त नंबर 176 में इनकी सुलह हो गई है, तो अब ड्रामे में जिस चीज की कमी महसूस हो रही है वो किसी मजहबी शख्सियत की है, यूनुस एमरी या शेख हैदर अली जैसी। उधर एमरे कोरक ने भी अपने ड्रामे में उमर मुल्ला को बहुत कम स्क्रीन टाइम देना शुरू कर दिया है, जबकि इधर कुरैश उस्मान में तो कोई ऐसा किरदार बिल्कुल ही गायब कर दिया है। और अभी जिस तरह मोहम्मद फातिलर में शेख अफंदी एक भरपूर किरदार कुस्तांतिनिया की फतह में अदा कर रहे हैं और जैसे भी हो सुल्तान के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह का पावरफुल मजहबी किरदार कुरैश उस्मान में क्यों नहीं लाया जा रहा। और होलोफिरा के कबूल इस्लाम में भी ओरहान गाजी के साथ साथ किसी मजहबी शख्सियत का किरदार भी होना चाहिए था, जबकि ओरहान गाजी की कहानी में भी अभी भी खासी कमी है। हालांकि महमद बोजदैग की सीजन में ओरहान गाजी को स्पेशल स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पहली खामी यह है कि जिस तरह उस्मान बे के साथ बुरान, तोरहान और आयकुर्ट जैसे स्पेशल आल्प्स हैं जो उस्मान बे के ही वफादार हैं, तो इसी तरह ओरहान गाजी के भी स्पेशल आल्प्स होने चाहिए। तारीख के मुताबिक ओरहान गाजी के स्पेशल आल्प्स में कारा अली, इल्बाई आल्प, हसन अली, साल्तूक आल्प और बालाबंद चावुश वगैरह थे। लेकिन कारा अली को पिछले सीजन में शहीद करवा दिया गया और अल्बाई को मंगोलों का जासूस बनाकर दिखाया जा रहा है, जबकि हसन आल्प तो इस ड्रामा सीरीज में कभी भी आया ही नहीं और साल्तूक आल्प का किरदार सीजन 3 में खत्म हो चुका है। तो इस सूरत हाल में ओरहान बे की साइड पर बड़ी कमी है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, होलोफिरा एक ऐसा किरदार है जिसने बाज़ंतीनी होते हुए भी अपनी जिंदगी तुर्क कौम के लिए वक्फ कर दी। ये बिल्कुल ऐसा ही किरदार है जिस तरह सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में मारा खातून का है। लेकिन जहाँ मारा खातून को सोचते हुए हमारे जहनों में एक अजमत का एहसास होता है, इसी तरह होलोफिरा के बारे में ख्याल आए तो नहीं होता, बल्कि एक रोमांटिक किरदार जहन में आता है। और इस सीजन में इसे फिर भी सौद बाजार की जिम्मेदारियां किसी हद तक दे दी गई हैं, लेकिन अपने कम होते सीन्स के बावजूद एजम सहना बड़े अच्छे तरीके से इस किरदार को लेकर चल रही है
اور اپنے اسکرپٹ کے ساتھ اس کی ہارمونی کمال کی ہے۔ لیکن وہی بات کہ کمی اس چیز کی ہے کہ اس نام کے ساتھ جو عظمت کا احساس ہے، یعنی کہ جو اس کردار کی تاریخ پڑھے تب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، تو وہ یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے بھی آنا چاہیے۔ کیونکہ مارا خاتون تو تمام عمر مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سلطنت عثمانیہ کی وفادار رہی تھی۔ لیکن ہولوفیرا تو مسلمان ہو کر نیلوفر خاتون میں بدل گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عثمانی خاندان کی ان عورتوں کے بارے میں پوچھا جائے یا سوچا جائے جو سلاطین کی مائیں تھیں، تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں حرم سلطان اور قسم سلطان کے نام آتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہیں لوگ پسند نہیں کرتے اور تاریخ ان عورتوں کو ظالم، ناانصاف اور طاقت کے کھیل کے مہرے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ لیکن ہولوفیرا سے عثمانی سلاطین کی نسل کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ یہ سلطنت کے پہلے سلطان مراد کی ماں تھی اور حرم اور قسم سے کہیں زیادہ ذہین اور نیک تھی، اور ایک بازنطینی شہزادی ہونے کے باوجود کبھی بھی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا جو کہ سلطنت کے خلاف کی گئی ہو، اس لیے یہ ترکوں کے ہاں پسند کی جاتی ہے۔ حرم اور قسم کی زندگی سازشوں میں گزری، لیکن ہولوفیرا کی بنائی گئی مسجدیں اور پل ترکی میں آج تک موجود ہیں۔ اور اگر ترکی کی عورتوں کے لیے تاریخ میں کوئی رول ماڈل ہے تو وہ ہولوفیرا ہے، جس نے نئی ریاست کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جدوجہد کی۔ لیکن ہولوفیرا جیسی شاندار شخصیت کو سامنے لانے اور ہائی لائٹ کرنے کے بجائے بیگم خاتون پر وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ایک اور بڑی کمی عثمان بے کے محل کی ہے، اور ہم قبیلہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ محل والا سیٹ کاراسی بے کو دے رکھا تھا، اور امید تھی کہ اس کردار کے جانے کے بعد کائی قبیلہ اپنے محل میں واپس آ جائے گا۔ لیکن اب خبر ملی ہے کہ محمد بوزدیگ نے اپنے شوٹنگ سیٹ کا ایک بڑا حصہ ٹورسٹس وغیرہ کے لیے ریزرو کر دیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ خود سوچے کہ سیزن 5 میں عثمان بے اور عثمانی محل میں کتنے اچھے لگتے تھے، اور اب بھی اگر عثمانی محل میں واپس لوٹ جائیں تو کیا ہی اچھا منظر ہوگا کہ عثمانی خاندان، جس میں عثمان بے، ان کی بیویاں، بچے، بہویں اور پوتے اور سردار وغیرہ آپس میں سب اکٹھے ہوں اور اسکاریا کی مہم کے آغاز کی پلاننگ کرتے ہوئے برسا کے فتح کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ ویسے اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو عثمان بے اور ہان بے اور سلطان مراد کے دور تک ان کی زندگی، رہائش اور رہن سہن کا انداز دیہاتی یا قبائلی ٹائپ تھا، جس میں سخت زندگی گزارنی پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی درویشوں جیسے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب بایزید اول کا دور آیا تو تب اسے ایک صحیح سلطنت میں بدلا گیا اور محلات بننے لگے، جس میں ریشم اور اطلس کے پردے، فرنیچر اور جو بھی لوازمات وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ استعمال ہونے لگے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو میں کی گئی باتوں سے آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔